हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम बायोटेक्नोलॉजी की जो यूनिट है हमारी चैप्टर नंबर 9 उसके क्वेश्चन लेके आए हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसके अराउंड 43 क्वेश्चन, कुछ जो बहुत खास क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और अगर रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन इसमें रह जाते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि इस वीडियो के बाद आपके क्वेश्चन रहने के चांसेस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि द टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड। भाई आप किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर देते हो, मतलब उसको चेंज कर देते हो, तो उसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दे रहे हैं, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जेनेटिक मटेरियल की को अल्टर कर देना, उसको चेंज कर देना, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस फॉर द डिजायरेबल माइक्रोब्स ग्रोथ इज कॉल्ड। भाई डिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए हम एक प्रॉपर कंडीशन को मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज एसेप्टिक टेक्निक। यहाँ पर आंसर आ जाएगा। या हम इसको किसमें यूज करते, इसको कहाँ डिजायरेबल कंडीशन देते हैं? तो बायो रिएक्टर्स जो होते हैं, तो डिजायरेबल माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं? बायो रिएक्टर्स का यूज भी जो है वो यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि विच साइट ऑन डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। डीएनए के ऊपर वो साइट जो डीएनए के रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगी, मतलब जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, दैट इज ओराई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड एज वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर के लिए वेक्टर के रूप में किसका यूज करते हैं? तो हमने देखा है कि जो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड जो होते हैं उसका यूज करते हैं। तो हमें प्लाज्मिड डीएनए लिख के आना है, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होते हैं सर? प्लाज्मिड जो होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें एक डीएनए तो न्यूक्लियर डीएनए होता है, ठीक है, जो सॉरी क्रोमोसोमल डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड जिसको हम कहते हैं, और दूसरा जो डीएनए होता है दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और क्योंकि ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है तो इसको ट्रांसफर करना, इसके ऊपर कोई जीन को ऐड करना आसान होता है, और उस जीन को दूसरे होस्ट के अंदर इंसर्ट करवाना आसान है। इसलिए हम वेक्टर के रूप में किसका यूज कर रहे हैं? हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं। तो प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर हम यूज करते हैं। अगला केस आता है कि विच डीएनए पॉलीमरेज इज एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है? दैट इज टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से हमने आइसोलेट किया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम पीसीआर करवाते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो यहाँ पर जब हम एक्सटेंशन करवाते हैं तो हम तीन स्टेप्स में करवाते हैं। एक होता है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, तो इसको हम 90 से लेके 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाते हैं। उसके बाद हम करवाते हैं एनीलिंग, एनीलिंग इसको करवाते हैं 50 से 60 डिग्री पे। और वो एक लास्ट स्टेप होती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में मतलब हम मल्टीपल जो डीएनए की, जैसे ये कोई डीएनए का स्ट्रैंड है, इसको हम क्या कर लेते हैं? इसको हम सिंगल सिंगल स्ट्रैंड कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर एक डीएनए की कॉपी, इसके ऊपर एक कॉपी, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कॉपी बनाते हैं। दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर हमारे पास क्या है? डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में हम दे रहे हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज है, जैसे हमारी बॉडी में डीएनए की कॉपी बनाने वाला जो एंजाइम है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, तो वो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इस टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस हाई टेम्परेचर पे हमको ऐसे डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत है जो हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट हो। तो थर्मस एक्वेटिकस नाम का एक बैक्टीरिया है जो तेज टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेता है, और उससे प्लाज्मिड उससे जो है हमने पॉलीमरेज निकाला है दैट इज टैक पॉलीमरेज, और उसको हम यूज कर रहे हैं उस टैक पॉलीमरेज को किसमें? तो हम पीसीआर के अंदर यूज कर रहे हैं। सोर्स ऑफ टीआई प्लाज्मिड क्या हो जाएगा सर? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हो जाता है। टीआई प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हो जाता है। टीआई के बारे में क्या खास है? तो ये टीआई को निकाला है हमने किससे? एग्रोबैक्टीरियम से, एग्रोबैक्टीरियम से निकाला है। इसकी खासियत ये थी कि ये एग्रोबैक्टीरियम नाम का एक बैक्टीरिया है जो रूट नॉट डिसीज, टोबैको के प्लांट में एक रूट नॉट डिसीज कॉज कर रहा था, मतलब जड़ों के अंदर इसी गांठ बना दे रहा था, नॉट बना दे रहा था, दैट इज रूट नॉट डिसीज। ये कैसे हो रही थी कि इसके ये बैक्टीरिया प्लांट सेल के अंदर चले जा रहा था। ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये प्लांट सेल के अंदर चले जा रहा था, मतलब कि इसके पास एबिलिटी थी कि ये प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट हो जाए नेचुरली। अब इस एबिलिटी से दिक्कत ये थी कि ये डिसीज कॉज कर रहा था, लेकिन इसका साइंटिस्ट ने जो है फायदा ले लिया।
मतलब आपदा को अवसर में बदल लिया। कैसे आपदा को अवसर में बदल लिया कि सर इसके पास कैपेसिटी तो है कि इंसर्ट हो सकता है किसमें, प्लांट सेल के अंदर। उठा के क्या करो कि इस एग्रोबैक्टीरियम के ऊपर वो जीन जो डिसीज कॉज करने वाले हैं उसको हटा दो, और जो जीन हम चाह रहे हैं उस जीन को ऐड कर दो, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दो, फिर इसको इंसर्ट करवा दो, ये नेचुरली इसके अंदर चल जाएगा। तो कोई जीन हम अगर चाह रहे हैं कि प्लांट सेल के अंदर हमको इंसर्ट करवाना है, तो हम क्या करें, इस एग्रोबैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड है उसको हमने कह दिया टीआई प्लाज्मिड, और टीआई का यूज कर लो, तो आप प्लांट के अंदर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को इजीली ऐड कर सकते हैं। तो किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं, जिसका सोर्स है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या कर रहा था, रूट नॉट डिसीज कॉज कर रहा था प्लांट के अंदर। इंसुलिन इज प्रिपेयर्ड बाय मेन, अगर मेन मेड इंसुलिन की बात करें उसका नाम ह्यूमिलिन यहाँ पर देखने को मिलता है। मेन मेड इंसुलिन को हमने क्या कहा, ह्यूमिलिन कहते हैं। एक एली लिली करके यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो इसको बनाया है एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो उसने बनाया हुआ है जो हमारा ह्यूमिलिन है वो, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से हमने ऑब्टेन किया, तो मैंने आपको बताया कि जो थर्मस एक्वेटिकस है उससे हमने ऑब्टेन किया है। हाई टेम्परेचर के लिए ये रेजिस्टेंट होता है, हाई टेम्परेचर पे भी टैग पॉलीमरेज जो है वो काम कर सकता है। अगला केस आता है कि विच एंजाइम इज यूज्ड टू आइसोलेट द टारगेटेड जीन, टारगेटेड जीन को आइसोलेट करना है तो क्या लगेगा सर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगेगा। कैसे, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का ये डीएनए है, ये डीएनए, ये पूरा डीएनए है, इस पूरे डीएनए पे मुझे इस जीन को यहां से यहां तक कोई जीन है जिसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, ये वाले जीन को मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूं कि इस डीएनए को मुझे बीच से कट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एंडोन्यूक्लियस को यूज करूंगा, न्यूक्लियस का यूज करूंगा, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन कर दे, दैट इज न्यूक्लियस। एंडो मतलब न्यूक्लिक एसिड को बीच से तोड़े, जैसे ये इतना बड़ा डीएनए उसको बीच से कहीं से कट करना है, दैट इज एंडोन्यूक्लियस। कौन काम करेगा, एंडोन्यूक्लियस करेगा। अब बात आती है रेस्ट्रिक्शन, मतलब ये कि उसे पता है कि मुझे किस साइड पे कट करना है, उसे ये पता है कि मुझे किस साइड पे कट करना है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट लगाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहेंगे। तो डीएनए के ऊपर से अब टारगेटेड जीन को निकालना है, तो मैं क्या करूं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उस डीएनए को जो है काट दूं और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको वहां से निकाल सकता हूं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डिस्कवर बाय, किसने की थी, तो एलेक्स जेफरी जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी जो है करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसमें काम में आती है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम में आती है, खासकर ये भी पूछा जा सकता है कि कहां काम में आती है, तो फॉरेंसिक में, पैटर्निटी टेस्ट में और फॉरेंसिक जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर किया जाता है। भाई हमने सभी ने सीआईडी बहुत देखा, तो सीआईडी में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर सालुंखे जो होते हैं उनको ये सैंपल ला के देते हैं, या डॉक्टर सालुंखे जाके सैंपल लेके आते हैं कि भाई ब्लड सैंपल मिल गया, हेयर का सैंपल मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो सैंपल्स होते हैं उससे फिर डीएनए को टेस्ट किया जाता है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वीएनटीआर उसके ऊपर सीक्वेंस होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, जो हर एक ह्यूमन के जीन के अंदर या ह्यूमन का जो जीनोम है उसके अंदर अलग अलग होता है, तो वो वीएनटीआर से जो है हम चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर इसी व्यक्ति का डीएनए है या किसी और का है। तो दो जगह काम में आ रहा है, ये ध्यान रखना है, एक तो फॉरेंसिक जांच में, और दूसरा पैटर्निटी टेस्ट, मतलब पैतृक जो जांच होती है जिसमें हम देखते हैं, मूवियों में हम देखते हैं कि भाई ये बच्चा इसका है या नहीं है, डीएनए टेस्ट करवा लो, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सॉरी, हम क्या कह रहे हैं उसको, हम हाँ बिल्कुल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वहां पर कह रहे हैं, ठीक है। तो किसने, एलेक्स जेफरी ने जो है वो उसको डिस्कवर किया था। फर्स्ट एनिमल क्लोन का नाम क्या है, सर फर्स्ट एनिमल क्लोन एक शिप है जिसका नाम है डोली, जिसको हमने क्लोन बनाया था। क्लोन का मतलब आइडेंटिकल कॉपी बनाना एनिमल की। विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन, पीसीआर। पीसीआर में डीएनए का कॉपी बनाना है, कौन सा एंजाइम लगेगा, सर टैग पॉलीमरेज लगेगा। भाई एम्प्लीफिकेशन मतलब बहुत सारी कॉपी बनाना है, तो इसके लिए पीसीआर में हम किसका यूज कर रहे हैं, टैग पॉलीमरेज का यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, द डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक इज नोन एज। डीएनए फ्रेगमेंट को किस टेक्निक से सेपरेट करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। क्या टेक्निक है सर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर उस जेल का उपयोग करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे अब हमें पता है कि जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर क्या होता है, तो डीएनए पे है सर नेगेटिव चार्ज, डीएनए पे है नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट। यहाँ पर फॉस्फेट जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो फॉस्फेट के कारण डीएनए के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ये हमें पता होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इसमें क्या कर रहे हैं सर, इसमें हम डीएनए को दे दो करंट, डीएनए को दे दो करंट। ये यहाँ पे मैंने डीएनए को भर दिया है, डीएनए को ऐसा भर दिया है,
किधर भरूंगा सर, डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ भर दूंगा, क्योंकि मुझे इस डीएनए को माइग्रेट करवाना है किधर, पॉजिटिव की तरफ। अपोजिट हमने पढ़ा है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि मैंने डीएनए को इधर फिल कर दिया, इधर। ठीक है, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया है तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए इसके अलग अलग साइज के, जहां जहां रेस्ट्रिक्शन साइट थी वहां से कट गया। और कटने के बाद क्या हुआ कि अब मैं इसको चार्ज दे देता हूं, तो क्योंकि डीएनए कैसा है, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो ये किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। अब ये जब पॉजिटिव की तरफ भागेगा तो ये डीएनए के हमें ऐसे बैंड दिखाई देते हैं, जैसे बड़े बैंड थोड़े से पास में रहेंगे, फिर उससे छोटे उससे आगे चले जाएंगे सर, उससे छोटे उससे आगे चले जाएंगे, उससे छोटे उससे आगे चले जाएंगे, और उससे छोटे उससे आगे चले जाएंगे, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ये हुआ कि आपने सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दी है, जिससे आपने डीएनए के थ्रेड्स जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको सभी को सेपरेट कर दिया। सेपरेट किस बेस पे किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बेस पे सेपरेट कर रहे हैं, तो सर किस बेस पे जा रहे हैं, चार्ज की अगर बेस पे जा रहे हैं क्या, तो चार्ज के बेस पे नहीं जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि चार्ज तो इसके पास भी ज्यादा है, इवन बड़े फ्रेगमेंट्स के पास तो चार्ज ज्यादा था, तो इनने तो फिर पहले जाना था, लेकिन नहीं जा रहे हैं, साइज के हिसाब से जा रहे हैं, छोटे सबसे पहले जा रहे हैं, उसके पीछे उससे बड़े, उसके पीछे उससे बड़े। तो यहाँ पर किस बेस पे सेपरेट हो रहे हैं, तो सर बेस जो होगा इसका वो होगा साइज। साइज के बेस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो सेपरेट करता है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यहाँ पर जो मीडियम है जिसपे आप डीएनए को माइग्रेट करवा रहे हैं, दैट इज एगारोस जेल, इसलिए हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, अगला क्वेश्चन है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू, ये पढ़ लिया हमने अभी कि किस बेस पे, तो मॉलिक्यूलर वेट या साइज के बेस पे जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। हल्के जो है वो आगे चले जाते हैं छोटे साइज वाले, और भारी बड़े साइज के जो रहते हैं वो पीछे चले जाते हैं। अब पीआई प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट कहां से किया, हमने पता है एग्नोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से हमने किया है, एग्नोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, बी जो है वो राइट आंसर हो जाता है हमारा, पढ़ चुके हैं हम इसको। अगला है विच एंजाइम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है बोर्ड में हमारे, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है कि किसको हम जो है मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। मतलब डीएनए को, भाई सीजर का मतलब क्या कि जो कट लगाए, तो डीएनए के ऊपर कट लगाने वाला कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, ई कोलाई क्या है, ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, तो ई कोलाई हमारे पास हो जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि ई कोलाई हमारे लिए, अगर सभी स्ट्रेन्स की बात नहीं करें तो भी हमारे लिए जो ई कोलाई है वो हार्मफुल नहीं होता है, सभी केस में नहीं, कुछ केस में हो भी सकता है हार्मफुल, लेकिन हाँ ग्राम नेगेटिव मतलब इसके ऊपर जो इसकी जो सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की थिन सेल वॉल है, टिकोइक एसिड नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाता है। अगले बैक्टीरिया की तरफ पढ़ेंगे कि फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इजी है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड इन जीन गन, जीन गन में गोल्ड या टंगस्टन का यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, जीन गन का उपयोग किसमें कर रहे हैं सर, जीन गन का उपयोग एनिमल सेल्स के अंदर, अगर आपको एनिमल सेल के अंदर आर्टिफिशियली कोई जीन इंसर्ट करवाना है तो इसमें जीन गन का यूज हम कर सकते हैं। सॉरी एनिमल सेल नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते थे। ध्यान रखना है कि जो माइक्रो इंजेक्शन होता है, माइक्रो इंजेक्शन होता है, इसका यूज कर रहे हैं हम एनिमल में, एनिमल सेल में अगर आपको जीन को इंसर्ट करवाए तो माइक्रो इंजेक्शन, और जीन गन जो है इसका उपयोग हम प्लांट में करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिफिशियली अगर हमको किसी जीन को प्लांट में इंसर्ट करवाना है तो हम जीन गन का यूज कर सकते हैं, और एनिमल में करवाना है तो माइक्रो इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए भाई इसके बाद देखिए जीएमओ का फुल फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये हमने पहले भी देख चुके हैं भाई, इनके जेनेटिक कंपोजिशन को हमने चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर डिस्कवर्ड बाय, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को किसने डिस्कवर किया है, तो हैमिल्टन स्मिथ जो है उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कवर किया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्या क्वेश्चन है भैया अगला है व्हाट इज यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम किसका यूज कर रहे हैं सर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, वीएनटीआर का यूज कर रहे हैं। वीएनटीआर वो सीक्वेंस होते हैं जो हर किसी व्यक्ति के अंदर वेरिएबल होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसलिए हम वीएनटीआर का यूज करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स का यूज करते हैं। डिटेल में पढ़ते हैं, हम थ्योरी पढ़ते हैं तो इसका डिटेल देखते हैं।
A method in which disturbed gene can be replaced by a proper gene. इसको क्या कहते हैं? ऐसी मेथड जिसमें कोई डिस्टर्ब जीन है उसको प्रॉपर जीन से आप रिप्लेस कर दो, दैट इज जीन थेरेपी। अगर किसी जीन की कमी है, डिफिशियंसी है, या वो जीन डिस्टर्ब्ड है, कुछ गड़बड़ी है उसके अंदर, तो उस जीन को वहां से हटा के और एक सही जीन जो है उसके अंदर ऐड कर देना, दैट इज जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी के बारे में ये ध्यान रखना है, हमारे सिलेबस में क्या दिया है कि जीन थेरेपी से कोई किस डिजीज को रिकवर किया था, तो SCID जो डिजीज होती है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी जो डिजीज होती है, उसको रिकवर किया गया था किससे? जीन थेरेपी से। 4 साल की लड़की का वाला जो केस है उसके अंदर एनसीईआरटी में दिया हुआ, उसके अंदर ये डिफिशियंसी देखने को मिलती है। और ये डिफिशियंसी किसकी है? SCID डिजीज जो है, ये जो बीमारी है, ये किसकी डिफिशियंसी से होती है? तो ADA जीन की डिफिशियंसी से होती है, जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी से हो जाती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। अब इसको रिकवर करने के लिए हमने क्या यूज किया था? तो यहाँ पर जीन थेरेपी का यूज किया था, ठीक है। तो जीन थेरेपी किस केस में ज्यादा सही रहेगा? तो जो एम्ब्रायनिक स्टेज है उस केस में, अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज में जीन थेरेपी जो है वो ज्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई जीन चेंज करना है तो मेरी बॉडी में मल्टीपल सेल है, हर सेल के अंदर आप जीन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज में जो सिलेक्टेड गिनती की जो सेल्स है, इनके अंदर अगर जीन में कोई गड़बड़ी हो उनको हम चेंज कर देंगे तो आने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्दी रहेगा। तो जीन थेरेपी अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज के अंदर जो है ज्यादा सक्सेसफुल तरीका हो सकता है। Which bacterium is responsible for the tumor formation in tobacco plant? टोबैको प्लांट में ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया जो है रिस्पांसिबल है? तो यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के बारे में हमने चर्चा की है कि टोबैको प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जिससे हमने टीआई क्लास में निकाला है, ये ट्यूमर कॉज करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। रूट नॉट डिजीज के बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर व्हाट इज यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इन डाइगॉट। डाइगॉट में भैया जीन ट्रांसफर के लिए किसका यूज कर रहे हैं? भाई टीआई का यूज कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का जो क्लासमेट होता है टीआई। अगला केस हो गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए फाउंड इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को क्या कहते हैं? दैट इज प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो न्यूक्लियोइड वाला जो पोर्शन है उससे अलग होता है, क्रोमोसोमल डीएनए नहीं है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए ये होता है प्लाज्मिड, ठीक है। और इसी प्लाज्मिड को हम वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। Each restriction endonuclease recognize a specific site is called palindromic sequence। यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट या यहाँ पर हम इसको क्या कह सकते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो कट कहाँ से लगाएगा, वो किस चीज को देखेगा? तो वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को जो है देखता है, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल हमारे को दिया ना एनसीईआरटी में मलयालम वाला, कि मलयालम को इधर से पढ़ोगे तो भी सेम आएगा, इधर से पढ़ोगे तो भी सेम आएगा। सेम वही चीज को हम क्या करेंगे, इसको हम जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कह रहे हैं। अगला केस है द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज। सब पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा? हिंट सेकंड जो है, हां ये है हिंट सेकंड। हिंट सेकंड जो है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो हो जाता है। किससे निकाला है ये ध्यान रखना भैया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, ठीक है। इसको आइसोलेट कहां से किया गया है? तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, व्हिच एंजाइम रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए एंड। भैया डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को अगर किसी टर्मिनल एंड पे से कर निकालना, भाई मेरे पास ये डीएनए है सर, ये है, ये डीएनए है, और इस डीएनए के अगर मुझे यहां से एक एक न्यूक्लियोटाइड को काट काट के निकालना है, इधर से काट काट के निकालना है, तो मैं यूज करूंगा एक्सोन्यूक्लियस का, ठीक है। अगर मुझे डीएनए को बीच से कट करना है तो मैं यूज करूंगा एंडोन्यूक्लियस। समझ गए बात? एंडोन्यूक्लियस बीच में से कट करना है, एक्सोन्यूक्लियस मतलब टर्मिनल एंड में से मुझे अगर कट करना है तो एक्सोन्यूक्लियस का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच एंजाइम मेक कट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। डीएनए के बीच में अगर कट करना है तो दैट इज एक एंडोन्यूक्लियस का यूज करेंगे। ए राइट आंसर यहां पे हो जाता है। व्हिच स्टेन इज यूज्ड फॉर डीएनए इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। भैया इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए के ऊपर स्टेन करने के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड जो ईडीबी होता है, इसका हम यूज करते हैं डीएनए को स्टेन करने के लिए, और ये लाइट ऑरेंज कलर के बैंड जो है वो शो करता है जब हम इसकी क्या करते हैं, ब्लॉटिंग करते हैं। तब जब हम इसकी ऑटो रेडियोग्राफी के बाद इसको देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इसका कलर जो है लाइट ऑरेंज देखने को मिलता है, और डाई का नाम क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। डीएनए को हमें क्या करना है? स्टेन करना है। तो which help identify and eliminate non-transformate
भैया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या यूज करोगे सर, सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करेंगे। ए आंसर राइट हो जाएगा। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, जैसे हमने PBr 322 के ऊपर रेजिस्टेंस जीन देखे, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ये होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। मतलब इनकी अगर जैसे टेट्रासाइक्लिन के ऊपर हिंड सेकंड जो है होगा, अगर आप उठा के यहाँ से काट दो, आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालो, यहां से ये क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, कट हो जाएगा और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे अगर ऐड हो गया, कट हो गया और जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं शो करेगा, क्योंकि उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डिस्टर्ब हो चुका है, तो वो टेट्रासाइक्लिन जैसे डालोगे वो बैक्टीरिया मर जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेंट हो चुका है, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेंट को चेक करना है तो ये क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। जो टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है दैट इज सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। अगला केस आता है प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस होस्ट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन आएगा कि हेटेरोजीनस हेटेरोलोगस एक्सप्रेशन इसको कहते हैं। विद रेजिस्टेंट जीन फाउंड इन PBr 322। भाई PBr 322 के ऊपर कौन कौन से रेजिस्टेंट जीन है, अभी मैंने बताया कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, और ये किसके काम करते हैं, ये सिलेक्टेबल मार्कर का काम यहां पर कर रहे हैं। अगला है इको आर्गन। क्या है इको आर्गन? एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और ये क्या करता है, ये स्टिकी एंड बनाता है। अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि ब्लंट एंड और स्टिकी एंड का मतलब क्या होता है। देखो अगर ये डीएनए है सर, मेरे पास ये डीएनए है, इस डीएनए को मुझे यहां से काटना है, ठीक है। तो सर मेरे पास एक तरीका है, मैं इसको सिंपल तरीके से बना देता हूं। ये हमेशा क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनाते, हम ऐसा सिंपल सा बना देते हैं कि ये मेरे पास सर डबल स्ट्रैंड का डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए। मुझे इसके ऊपर कट लगाना है तो यहाँ पे मेरे पास दो तरीके हैं सर, दो तरीके। या तो मैं क्या करूं कि मैं ऐसा कट कर दूं इसको, सिंपल सीधा स्ट्रेट, इसको हम कहते हैं ब्लंट एंड। इसको क्या कहते हैं हम, ब्लंट एंड। ब्लंट एंड बनाता है कौन, हिंड सेकंड। हिंड सेकंड जो है हमेशा ब्लंट एंड बनाता है, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। लेकिन अगर मैं इसको कट करने का एक तरीका दूसरा निकालता हूं, अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं, ऐसे, ऐसे कट, तो ये कैसा एंड हो गया, ये स्टिकी एंड हो गया। भाई ये जो कट लगा है इसको क्या कहते हैं, इसको हम स्टिकी एंड कहते हैं, स्टिकी एंड। तो स्टिकी एंड वाले कट कौन लगाएगा, यहां पर लगाएगा इको आर्गन। इको आर्गन जो है ये लगाता है हमारे पास कौन सा, स्टिकी एंड। और ब्लंट एंड जो है कौन बनाता है, हिंड सेकंड लगाता है। जब कट लगाता है तो ब्लंट एंड बनाएगा हमारे पास कौन, हिंड सेकंड। और इको वन जो होगा वो स्टिकी एंड बनाने का काम करता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों भी समझ में आ गया आपको। इसके बाद बात आती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन बाय, प्लाज्मिड किसने दिया है, तो लेडरबर्ग ने जो है प्लाज्मिड टर्म जो है दी है हमारे पास जोशुआ लेडरबर्ग जो है ये देते हैं प्लाज्मिड टर्म सबसे पहले, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ EFB, ये अगर पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन कम बनते हैं। एक्सप्रेस फॉरेन बायोपॉलीमर जो है EFB का फुल फॉर्म हो जाता है। अगला केस है हमारे पास व्हिच मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू एनिमल। एनिमल में अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करना है तो क्या यूज करोगे, तो हम यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज करने के लिए माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं। हमने पढ़ा कि एनिमल में अगर हमको पर्टिकुलर करना है तो हम क्या यूज करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन, क्योंकि जीन में भी प्लांट में कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम भी प्लांट में कर रहे हैं। अगला आ रहा है which method is used to insert recombinant DNA into plant cell। प्लांट सेल में अगर आपको करना है तो सर आप नेचुरली कर रहे हैं तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन का कर लो, और या फिर आप जीन कल्चर का यूज जो है वो कर लो। ये तरीके हैं हमारे पास प्लांट के लिए। हिस्टोन प्रोटीन बाइंडिंग टू डीएनए कैन बी रिमूव बाय ट्रीटिंग विद, किससे, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन से। ये क्वेश्चन भी मुश्किल है पूछना। डीएनए इज व्हाट काइंड ऑफ चार्ज, भाई डीएनए पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, हमने देख लिया ड्यू टू फास्फेट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ कल्चर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिजायरेबल बैक्टीरिया, कि अगर आपको किसी डिजायरेबल बैक्टीरिया को बहुत बड़े अमाउंट में लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है तो आप किसका यूज करते हो, तो बायोरिएक्टर के अंदर आप एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉलोनी बना लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी बैक्टीरिया के ऊपर ऐड किया तो वो तो एक दो बैक्टीरिया की कॉलोनी के ऊपर ऐड किया, अब आपको उनके लाखों की संख्या में उसकी कॉलोनीज चाहिए, जब तो आप उससे प्रोडक्ट ले पाओगे। तो अब आपको बहुत सारी उसकी कॉपी बनाना है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बायोरिएक्टर का यूज करते हैं, जिसको फर्मेंटेशन टैंक या बायोरिएक्टर कहते हैं। बी इज अ राइट आंसर हियर।
अगला क्वेश्चन आ जाता है रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर फर्मेंटेशन इज कॉल्ड। फर्मेंटेशन ये बायोरिएक्टर के अंदर आपने फर्मेंटेशन कर लिया, इसके बाद जो चीज बनी, जैसे मान लो कोई इंसुलिन बनाने वाला जीन आपने किसी बैक्टीरिया के ऊपर इंसर्ट किया, उस बैक्टीरिया को डाल दिया कहाँ, बायोरिएक्टर के अंदर। बहुत सारी कॉपी बना लिया आपने बायोरिएक्टर में उस बैक्टीरिया की, उस बैक्टीरिया ने अपना प्रोटीन बना लिया, मान लो इंसुलिन जो बनाना था हमको बना लिया, लेकिन क्या वो प्योर फॉर्म में मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? इस प्रोसेस को हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक और लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आके हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो मोटा मोटा देखें तो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनमें से ही आएंगे, इनसे बाहर जाने के चांसेस बहुत कम है। बहुत कम मतलब बहुत ही कम है, इतने में से ही क्वेश्चन आना है। तो हमें इतने क्वेश्चन पढ़ लेना है और इस वीडियो के बाद आपके डाउट नहीं रहेंगे, ऐसी आशा करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।